नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के निदेशक को बर्खास्त कर दिया। जेम्स कोमी अमेरिका इतिहास के मात्र दूसरे FBI चीफ हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने उनके पद से हटाया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका में राजनीति तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कहने पर यह फैसला। विशेष में आज हम पूरे विवाद की छानबीन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जेम्स कॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने पद से हटाया। ये मामला बेहद पेचीदा है, लेकिन विशेष में हम आपको वो तमाम कारण बताने की कोशिश करेंगे जिनको आधार बनाकर ट्रंप ने ये फैसला लिया। हम ये भी बताएंगे कि इसके बाद अमेरिका में लोग किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और इसमें रूस की कहानी क्या है। रूस और अमेरिका के हालिया रिश्तों पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक जेम्स कोमी को बर्खास्त कर दिया है। कोमी अमेरिका चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच कर रहे थे। आरोप है कि इस जांच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए कोमी को जाना पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मुहिम में रूसी दखल की जांच जेम्स कोमी को काफी महंगी पड़ी है। कोमी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के निदेशक पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ब्यूरो का प्रभावशाली नेतृत्व करने में अब सक्षम नहीं है। जेम्स कोमी को लिखे अपने पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि FBI में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए उन्हें हटाया जाना जरूरी है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कोमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। जेम्स कोमी ने हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने में रूसी भूमिका की जांच तेज कर दी थी। कोमी के करीबी लोगों का दावा है कि इस मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते थे। राष्ट्रपति ने FBI की जांच को खुद के लिए खतरा माना और आखिरकार कोमी हटा दिए गए। हालांकि व्हाइट हाउस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इस फैसले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि इस जांच के दौरान कोमी ने राष्ट्रपति को विश्वास में नहीं लिया। The bottom line is any investigation that was happening on Monday is still happening today. That hasn't changed, and in fact we encourage them to complete this investigation so we can put it behind us and we can continue to see exactly what we've been saying for nearly a year. There's no evidence of collusion between the Trump campaign and Russia, and we'd love for that to be completed so that we can all move on and focus on the things I think most of Americans are concerned with. कुछ दिन पहले ही कोमी ने राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर संसदीय समिति के सामने बयान भी दिया था। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति के चुनाव अभियान और रूस के बीच के रिश्तों की पड़ताल के लिए विशेष अभियोजक की नियुक्ति करना सही नहीं था। फिलहाल FBI के नए निदेशक की तलाश शुरू हो गई है। नई नियुक्ति होने तक उप प्रमुख एंड्रयू मैकाबे अंतरिम प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। Let me be very clear that the president's decision to accept the recommendation of the Deputy Attorney General and the Attorney General to remove Director Comey as the head of the FBI was based solely and exclusively on his commitment to the best interest of the American people and to ensuring that the FBI has the trust and confidence of the people of this nation. जेम्स कोमी को 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 10 साल के लिए नियुक्त किया था। 26 जुलाई 1908 को गठित FBI के इतिहास में किसी प्रमुख की बर्खास्तगी का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने विलियम सेशंस को नैतिक चूक के आधार पर पद से हटा दिया था। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम की तुलना पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक फैसले से की है। निक्सन ने 1973 में वाटरगेट कांड की जांच कर रहे स्वतंत्र विशेष अभियोजक को हटाया था। तब निक्सन की काफी आलोचना हुई थी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
जेम्स कोमी को उनके पद से हटाए जाने को लेकर अमेरिका में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक कोमी लोगों का विश्वास खो चुके थे, जबकि विपक्ष ने उनकी बर्खास्तगी का विरोध किया है। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोमी के हटाए जाने से रूस अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Pinocchio! Pinocchio! Where are you, Pinocchio? Tuesday night massacre! Tuesday night massacre! FBI निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटाए जाने के खिलाफ लोग वाशिंगटन की सड़कों पर उतर आए। Nobody is above the law! Nobody is above the law! Nobody is above the law! हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने कोमी की बर्खास्तगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। I am touched by this president's concern about the treatment of Hillary Clinton. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप कानून से बढ़कर नहीं है और कोमी को पद से हटाया जाना नाजायज है। The GOP really needs to start putting their country over their party in order to reveal the truth to the American people, because we deserve to know if our president was elected due to foreign influence from Russia. Well, I mean, the ostensible reason for firing him is that he didn't persecute Trump's political rival. I think that's despicable and basically impeachable if that's what he's doing. It seems as if he's probably doing it to interfere with an investigation that implicates him, which is certainly just as bad. I think either is troubling. अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर पॉल रेन ने ट्रंप के फैसले का बचाव किया है। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में पॉल ने कहा कि जेम्स कोमी राष्ट्रपति और न्याय विभाग के लोगों का भरोसा खो चुके थे। रेन के मुताबिक कोमी ज्यादातर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं का विश्वास खो चुके हैं। You know, I think the truth is James Comey, who is a worthwhile and dedicated public servant, I think he had just basically lost the confidence of a lot of Republicans and a lot of Democrats. Well, I think the president lost patience, and I think people in the Justice Department lost confidence in Director Comey himself. डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति के फैसले बहुत बड़ी गलती बताया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर चक स्कमर के मुताबिक कोमी को हटाए जाने से कई सवाल खड़े होते हैं। The administration has to answer is why now? If the administration had objections to the way Director Comey handled the Clinton investigation, they had those objections the minute the president got into office. But they didn't fire him then. Why did it happen today? We know the House is investigating Russian interference in our elections that benefited the Trump campaign. इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जेम्स कोमी को पद से हटाए जाने से उनका कोई लेना देना नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोमी के हटने से अमेरिका और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। There will be no effect. Ваш вопрос выглядит, вы не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Your question looks very funny for me. Don't be angry with me. Мы не имеем к этому никакого отношения. We have nothing to do with that. Президент Трамп действует в рамках своей компетенции. President Trump Конституции и законов. Is acting in accordance with his competence and in accordance with his law and constitution. इस बीच व्हाइट हाउस ने ट्रंप के फैसले का बचाव किया है। ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि कोमी की बर्खास्तगी में कुछ भी गलत नहीं है। The president over the last several months lost confidence in Director Comey. कोमी के हटाए जाने का अमेरिकी बाजार पर भी असर दिखा। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को हटाने के बाद अमेरिका में घमासान मचा है। कुछ लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बचाव में हैं, तो कुछ लोग उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। असल में 2-3 ऐसे मामले हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। यही वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर जेम्स कोमी को हटाया गया है। आइए जानते हैं उनको हटाने की वजह क्या हो सकती है। ये कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त शुरू हुई और देखते देखते अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बड़ा मामला बन गया था। मामला ये कि क्या रूस अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? क्या रूसी हैकर्स ऑनलाइन वोट से छेड़खानी कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच कोई संबंध है? ये 3 सवाल उस वक्त चुनाव के दौरान
सबसे बड़े मुद्दे बन गए थे। अमेरिकी चुनाव इस बार ईमेल विवाद के बीच लड़ा गया। दो और विवाद थे। पहला, क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की ईमेल हैक हुई है? और दूसरा, क्या हिलरी क्लिंटन के पद पर रहने के बावजूद आधिकारिक कामकाज में निजी ईमेल का इस्तेमाल किया? डोनाल्ड ट्रंप जीते और हिलरी क्लिंटन हारे, लेकिन मामला यहीं दबा नहीं। पूरे मामले की तहकीकात का जिम्मा FBI के हाथों में आया। कोमी साहब हैं जो कि FBI चीफ थे, उनके ऊपर हिलरी क्लिंटन आरोप लगाती थी कि अगर उनकी तरफ से इनके ऊपर दबाव नहीं आता चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान, तो वो हारती नहीं। तो हिलरी क्लिंटन भी जो FBI डायरेक्टर है उसके इन्वेस्टिगेशन को मानते हैं कि वो जिम्मेदार थे इनको हराने के लिए। और अब अगर ना ये आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, FBI डायरेक्टर के ऊपर, कि इन्होंने ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, तो कहने का मतलब कि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कोमी साहब कर क्या रहे थे। FBI के निदेशक जेम्स कोमी की अगुवाई में इस बड़े विवाद की तफ्तीश होने लगी। हिलरी क्लिंटन के निजी ईमेल इस्तेमाल करने वाली जांच 10 जुलाई 2015 को ही हो गई थी। एक साल बाद यानी 5 जुलाई 2016 को जेम्स कोमी ने कहा कि इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा, लिहाजा इस केस को बंद किया जाए। जेम्स कोमी ने कांग्रेस को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी। अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेंटीन का मानना है कि जेम्स कोमी ने ऐसा करके कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेम्स कोमी को ये बयान नहीं देना चाहिए कि जांच में कुछ खास पता नहीं चला और केस को बंद कर देना चाहिए। रॉड रोजेंटीन ने कहा कि जेम्स कोमी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते थे कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब जेम्स कोमी को हटाने का ऐलान किया तो उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस और डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजेंटीन के कहने पर ही लिया गया। मैं ये भी उसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को हक है इन सब लोगों को हटाने का, क्योंकि अमेरिकी सिस्टम में जब एक नया प्रेसिडेंट आता है 3,500 से 4,000 जो पोस्ट होती हैं सरकार में, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल तक की पोस्ट होती हैं, उनको ये हक है, उनको तो हक है हर एक राजदूतों को भी हटाने का, पर वो करते नहीं हैं क्योंकि कुछ लोग तो नेचुरली सबको हटा नहीं सकते, तो कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, पर उनको हक है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हिलरी क्लिंटन की जांच पूरी होने के बाद FBI ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक और जांच शुरू की। इस बार सीधे तौर पर हिलरी क्लिंटन की ईमेल की नहीं, बल्कि उनकी सबसे करीबी सहयोगी हुमा आब्दीन की ईमेल को जांच के दायरे में लाया गया। आरोप एक जैसे ही थे कि आब्दीन ने आधिकारिक गोपनीय दस्तावेज भेजने के लिए निजी ईमेल का इस्तेमाल किया। इस जांच के चलते डोनाल्ड ट्रंप कई बार जेम्स कोमी की खुलकर प्रशंसा कर चुके हैं। उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी इस पूरे विवाद से नाराज थी। हिलरी क्लिंटन ने तो यहां तक कहा कि अगर चुनाव इस जांच के खत्म होने के बाद होता तो वो आज अमेरिका की राष्ट्रपति होती। But I was on the way to winning until the combination of Jim Comey's letter on October 28th and Russian WikiLeaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me but got scared off. And the evidence for that intervening event is, I think, compelling, persuasive. अब तीसरे विवाद को समझिए। ये विवाद है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार अभियान का रूस के साथ संबंध। चुनाव के दौरान ये आरोप लगातार लगे कि डोनाल्ड ट्रंप को रूस मदद कर रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इससे लगातार इनकार करती रही। हिलरी क्लिंटन वाला विवाद खत्म होने के ठीक बाद जुलाई 2016 में FBI ने इसकी जांच शुरू कर दी। 3 मार्च 2017 को सीनेट ज्यूडिशरी कमेटी के सामने जेम्स कोमी ने कहा कि रूस इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने अमेरिकी चुनाव और रूस के संबंध की जांच में संसाधन बढ़ाने की मांग की। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से नाराज हुए। हालांकि जेम्स कोमी को हटाने के लिए
ट्रंप ने हिलरी विवाद से सही निपटारा नहीं करने को कारण बताया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जेम्स कॉमी को हटाने के पीछे असली वजह रूस और ट्रंप के बीच का संबंध है। मिस्टर कोनी ने, जो एफबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि मुझे और फंड दिया जाए इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मेरे ख्याल में वही एक लास्ट स्ट्रॉ था, तो उसमें वो चिढ़ गए होंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे पीछे ही लग गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि क्लिंटन की जो ईमेल्स वगैरह की इन्वेस्टिगेशन थी उससे उनको फायदा भी हुआ था ट्रंप के जो कैंपेन में या इलेक्शन में। पर लगता है मुझे वही वो रशियन जो कनेक्शन की इन्वेस्टिगेशन है वही वजह है। अगर हिलरी भी नाराज़ है और ट्रंप भी नाराज़ है कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इसमें ये जाहिर है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा कन्फ्यूजन है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद और ट्रंप के पहले भी। तो इस सूरत हाल में ये कहना कि ये क्यों हटाए गए, इसका मुख्य कारण ये है कि ट्रंप को थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से बेचैनी हो रही थी जब से कोमी ने डिमांड किया कि उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा धन चाहिए रशिया के मामले में इन्वेस्टिगेट करने के। लेकिन मामले की जांच सिर्फ एफबीआई ही नहीं कर रही, बल्कि सीनेट और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी भी इसकी तहकीकात कर रही है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि जेम्स कॉमी को हटाए जाने से जांच की प्रक्रिया बाधित होगी। आपको ये भी बता दें कि बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार किसी रूसी नेता से मिले। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेम्स कोमी की बर्खास्तगी के साथ ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई चर्चा में है। क्या अमेरिका की इस जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली और क्या है एफबीआई के अधिकार, आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई लगातार चर्चा में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी न्याय विभाग की एक एजेंसी है। ये संघीय आपराधिक जांच न्याय और आंतरिक खुफिया एजेंसियों के तौर पर काम करती है। एफबीआई के पास संघीय सूची में 200 से ज्यादा तरह के अपराधों की जांच का अधिकार है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में अमेरिका की आतंकवाद से सुरक्षा, विदेशी खुफिया गतिविधियों की निगरानी, साइबर अपराधों की रोकथाम और सार्वजनिक भ्रष्टाचार से लड़ाई शामिल है। एफबीआई इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारा सीबीआई होता है उससे बिल्कुल सिमिलर है। कहने मतलब सीबीआई एफबीआई से प्रभावित है। ये इस पूरा जो जुडिशियल उसको प्रोटेक्शन होता है ये अटॉर्नी जनरल की मातहत में काम करती है। और ये जैसे मैंने बताया है कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम संस्था है वहाँ की। अमेरिका में एफबीआई से पहले 1998 में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाई हुई थी। 26 जुलाई 1908 को तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से इसकी स्थापना हुई। 1932 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। 1935 में इसका नाम एक बार फिर बदला गया और अब ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई हो गई। इसका मुख्यालय जे एडगर हूवर बिल्डिंग वॉशिंगटन में है। एफबीआई का सालाना बजट करीब 8 बिलियन यानी 800 करोड़ डॉलर है। इसमें करीब 32 करोड़ डॉलर आतंकवाद से निपटने, साइबर निगरानी, सामूहिक विनाश के हथियारों के खात्मे, सफेद पोश अपराधों से निपटने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च होते हैं। अमेरिका के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 56 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा छोटे शहरों और कस्बों में एफबीआई के 400 से ज्यादा स्थानीय एजेंसियां हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों में अमेरिकी दूतावासों के भीतर इसके लीगल अटैचीज काम कर रहे हैं। एफबीआई को मोटे तौर पर 5 कार्यात्मक शाखाओं और निदेशक कार्यालयों में बांटा गया है। शाखा के अंदर हर कार्यालय और विभाग का प्रबंधन एक सहायक निदेशक की जिम्मेदारी है। उसके पास पावर्स होती हैं कि राष्ट्रपति की जो इंडिस्क्रिशन या जो गलत काम है उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मैंने आपको एक शख्स के बारे में बात करा, जे एडगर हूवर, उसके बारे में फिल्म भी बनी है
वो अपने आप में इतने मजबूत थे कि वो तमाम इन्वेस्टिगेशन करा करते थे। सो फेडरल बॉडी है ये, जितने भी सूबे हैं वहाँ पे अमेरिका में, जितने भी प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन को पिक करके इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। जो जितने भी फेडरल क्राइम्स होते हैं, जो कि पूरी लिस्ट है उसमें ये उसकी तहकीकात कर सकते हैं। निदेशक कार्यालय के अलावा FBI की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा, आपराधिक, साइबर, प्रतिक्रिया और सेवा शाखा, मानव संसाधन शाखा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाखा और सूचना और प्रौद्योगिकी शाखा भी है। FBI में करीब 34,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें करीब 14,000 विशेष एजेंट और 20,000 से ज्यादा सहयोगी प्रोफेशनल हैं। इसके स्टाफ में खुफिया विश्लेषक, भाषा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और कई दूसरे क्षेत्रों के पेशेवर भी शामिल हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 20वीं सदी तनाव में ही गुजर गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए शीत युद्ध ने पूरी दुनिया पर असर छोड़ा, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस एक अलग मुल्क बना तो उसके बाद अमेरिका रूस संबंध में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक हितों की टकराहट के चलते आज भी दोनों देश एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। आइए जानते हैं कि क्या हैं दोनों देशों के हालिया रिश्ते। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। बीसवीं सदी के तल्ख रिश्तों के बाद जब इस सदी की शुरुआत हुई तो अमेरिका और रूस के संबंधों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर अभियान की शुरुआत की, उसका रूस ने खुलकर विरोध किया। इसके बाद जब अमेरिका ने इराक में हमला किया तो रूस एक बार फिर उसके विरोध में उतर आया। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। यही नहीं, 2003 में जॉर्जियो में गुलाबी क्रांति के दौरान रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वो रूस विरोधी प्रचार अभियान में जुटा है। अगले साल यूक्रेन में हुए प्रदर्शन के दौरान भी रूस ने अमेरिका पर यही आरोप लगाया। नतीजतन एक बार फिर तल्खी बरकरार रही। – 2002 में अमेरिका जब एंटी बैलिस्टिक संधि से बाहर आया तो रूस से एक बार फिर उसे विरोध का सामना करना पड़ा। अगस्त 2008 में जॉर्जिया और रूस के बीच 5 दिनों के युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस की खुली मुखालफत की। 2009 में बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन ने लंदन में G20 बैठक में दोनों देशों के बीच नई शुरुआत का ऐलान किया। जुलाई 2009 में ही बराक ओबामा ने रूस का दौरा किया और दोनों देशों ने आश्वस्त किया कि वो रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। मार्च 2010 में रूस और अमेरिका परमाणु हथियारों का जखीरा कम करने पर सहमत हुए। इसके बाद कई मुद्दों को लेकर दोनों देश कभी सहमत हुए तो कभी आमने सामने आ गए। तो वजह है जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो आ रहा है उसकी जो लेगेसी है, एक तो क्राइमिया को लेके है और यूक्रेन को लेके है। इन दोनों चीज़ों को लेके सबसे मतलब जो कशमकश जो है वो चलती रही है। पर अब मुझे लगता है क्योंकि ट्रंप थोड़े मतलब पुतिन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे और अच्छे हैं भी, तो वो थोड़ा सा उसको सुधारना चाहते हैं। इसके बाद कम से कम 4 ऐसे मामले आए जिन पर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच सरकार के पतन के बाद पैदा हुए संकट के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ गई। यूक्रेन संकट को लेकर आज भी दोनों देशों में गहरे मतभेद हैं। 2011 से सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध ने तो रूस और अमेरिका के बीच तनाव कई बार खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया। सीरिया को लेकर दोनों देश अलग अलग खेमे में विभाजित हैं और सीरिया युद्ध में अपने अपने पक्ष से युद्ध लड़ रहे हैं। एडवर्ड स्नोडन मामले ने भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कथित रूसी हस्तक्षेप के मामले ने भी दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर दी। ये विवाद आज तक बरकरार है। सीरिया को लेकर, क्योंकि सीरिया को लेकर कोऑपरेशन करने की बात दोनों साइड कर रहे हैं। अभी लैवरोव साहब गए थे, जो विदेश मंत्री हैं रूस के, वो व्हाइट हाउस में गए थे, अभी मिलके आए हैं।
तो वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में तालमेल की वो है, पर वो अमेरिकन ने तो पोजीशन ले लिया कि आप क्राइमिया को वेकेट करें क्योंकि आपने ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा किया है और उसको वापस दें यूक्रेन को, पर वो तो खैर होने वाला नहीं है। अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर यह आरोप लगाया कि वो रूस के साथ संबंध को इस स्तर तक गिरा देना चाहती हैं जहां से नई सरकार बेहतरी की राह पर लौट ही नहीं पाए। ऐसा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस अमेरिका संबंध में मधुरता आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाल ही में ट्रंप ने ये बयान दिया कि रूस अमेरिका संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। सीरिया को लेकर दोनों कई बार झगड़ चुके हैं। बुधवार को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक करार दिया। जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तकरार थोड़ी कम हो सकती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।